साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। और बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि अगर पॉक्सो जैसे केसेस में पॉक्सो एक्ट 2012 जो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, पर जिस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है समाज के अंदर या आपसी रंजिश को मिटाने के लिए जिस तरह इसका मिसयूज हो रहा है वो शर्मनाक है। साथियों, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर की बात कर रहा हूं कि अगर आप झूठे किसी पॉक्सो के मामले में फंसा दिए जाते हैं जहां पे ये बहुत क्लियर पता है, इंटेंशन बहुत क्लियर है, जो उसकी मैलिशियस इंटेंशन वो बहुत क्लियर है कि जहां आपको एक झूठे पॉक्सो केस में फंसाया जा रहा है, तो वहां पे जो शख्स, मैं यहां भी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जो एडल्ट शख्स जो या उस बच्चे को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है या उसमें खुद इन्वॉल्व है, सेक्शन 22 और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत सजा का प्रावधान है। और इसमें प्रावधान है आईपीसी 211 का भी, सिविल सूट डिफेमेशन का भी। बट यहां पे जब हम इस केस को करें और हमें पता है कि ये झूठा केस है, मैंने हमेशा ये कहा है कि केस के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला और एक अपराध सहने वाला। और हमारी जो रिसर्च टीम है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो पॉक्सो के ऊपर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो को हम एक कैंसर के रूप में देख रहे हैं जो समाज के अंदर फैलता जा रहा है। बहुत बड़े लेवल पर हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जो अपने डिसीजन देती है उसका भी हम विश्लेषण करते हैं। साथियों, जब झूठे पॉक्सो से मामले, जिसमें सेक्शन 4 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं, या 8 या 10 जो भी है, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले हैं। और पॉक्सो एक्ट अपने आप में बहुत गंभीर कानून है। ये कानून का सिर्फ जो मकसद था वो जो दरिंदे हैं समाज के अंदर, बच्चों को यौन शोषण, जो उन पे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या जो सेक्सुअल असॉल्ट, या अगर जो उनके प्राइवेट पार्ट से खेलते हैं लोग, ये उन दरिंदों के लिए इस कानून बना था। और ऐसे दरिंदों को सजा मिले, ये हमेशा हम चाहते हैं। लेकिन हम उन लोगों के लिए भी खड़े हुए हैं साथियों, जिन्हें बेवजह आपसी रंजिश के कारण इस गंभीर कानून के तहत पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है, अब बहुत सारे लोग, मेरे क्लाइंट भी हैं इसमें और बहुत सारे लोग हैं, जब मैं कभी कन्वोकेशंस करता हूं या जब कभी मैं पब्लिक गैदरिंग करता हूं तो सवाल पूछते हैं लोग कि अगर झूठा केस, पॉक्सो का केस हमारे खिलाफ कर दिया जाए, मर दिया जाए, तो इससे कैसे छुटकारा मिले। साथियों, समाज में कितनी बदनामी होती है और इसका जो स्टिग्मा होता है वो आप तक ही सीमित रहता है, आपकी आने वाली जनरेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है।
और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने अपराध नहीं करा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। माननीय कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय जजेस आपकी बात को सुनते हैं। अब अब डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को कैसे पुख्ता तरीके से माननीय कोर्ट के सामने रखते हैं। इसमें भी बहुत एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। हमें जल्दबाजी में बेल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हमें देखना होगा कि इस पूरे केस में मेरिट्स क्या है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि अगर ये झूठा मुकदमा आपके ऊपर गढ़ा गया, मढ़ा गया है, और जो सवाल और बड़े बड़े जेन्युइन सवाल लोग पूछते हैं कि एफआईआर को कैसे रद्द किया जाए, या चार्जशीट अगर आपके खिलाफ बन गई तो उसको कैसे रद्द किया जाए, या जो आपके खिलाफ पूरा ट्रायल कर चल रहा है उसको कैसे रोका जाए, और कई चीजें साथियों इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो लोकेशन है, टाइम है, वक्त है, जगह है, विटनेसेस हैं, कॉरोबरेटेड विटनेसेस हैं, 161 की स्टेटमेंट क्या है, 164 की स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं साथियों। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि कैसे आप लोगों को जो फंडामेंटल नॉलेज है कानून के बारे में वो बताई जाए, या जो फंडामेंटल नॉलेज पॉक्सो एक्ट को लेकर बनी है वो आपको बताई जाए। मैं हमेशा आपसे एक गुजारिश और करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोग पॉक्सो की एक एक धारा पे वीडियो बना रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको आगे शेयर करें लोगों के साथ में, और लोगों को बचाया जा सके। और ये भी मेरा मानना है कि अगर हमें इस कानून के बारे में पता हो कि ये कानून कितना गंभीर है, पॉक्सो सेक्शन 4 सेक्शन 6 में तो उम्र क्या है, 20 साल, 30 साल, 10 साल, इवन डेथ पेनल्टी तक की प्रावधान है। अगर आप झूठे फंसा दिए गए हैं इस मामले में, तो सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अपनी बात को साझा करें। घबराना ये एक बिल्कुल जायज बात है कि जब इस टाइप के केस मरे जाते हैं, गड़े जाते हैं, तो लोग डरते भी हैं। तो आप सबसे पहले एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, और उस अधिवक्ता के गाइडेंस में, उसकी सलाह पे, बेशक उसको थोड़ी बहुत अगर फी आपको देनी पड़े आप जरूर दें। फ्री में किसी की मदद ना लें, क्योंकि फ्री में किसी भी अधिवक्ता का या कोई भी एडवोकेट का इंटरेस्ट नहीं बनेगा बॉस। वो अपना काम कर रहा है, वो आपको कानूनी तौर से मदद करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। अब अगर ऐसे झूठे मामले में फंस गए हैं, तो वहां पे मैंने जैसे कहा कि अपने एडवोकेट, अपने अधिवक्ता से जेन्युइनली बात करें और पूरे सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताएं। अभी जैसे मैंने एक केस कर रहा हूं मैं, ये केस है आपका अहमदाबाद का, और जिस कमरे की वो लड़की बात कर रही है वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। वो उस कमरे में आते भी थे, जाते भी थे, और खूब आते जाते थे। लेकिन एक चीज उसमें नोट करने वाली ये थी कि उस कमरे के अंदर उनका पूरा परिवार रहता है, उनके दादा 24 घंटा रहते हैं। और वो लड़की कहती है कि इस कमरे में इस लड़के ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न करा, परिवार के दबाव में आके, जबकि वो लड़की से प्यार करती है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो लड़के को ये पता हो कि मैं अंडर एज लड़की से, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ अगर मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता हूँ, तो अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा मामला कर दिया गया तो मेरी मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, तो कभी वो हरकत नहीं करेगा। तो अपने अधिवक्ताओं से बात करें, एडवोकेट से बात करें, अपने एविडेंस पे बात करें। साक्ष्य जुटाने में एक अच्छा अधिवक्ता आपकी पूरी मदद करेगा। और हम लोग तो खैर स्पॉट पे भी जाके देखते हैं कैसे क्या हुआ है।
मेडिकल एविडेंस क्या कह रहे हैं, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज क्या कह रही है, या और भी कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंस है वो क्या कह रहे हैं। लड़की का 161 का स्टेटमेंट क्या है, 164 का स्टेटमेंट क्या है। 164 का स्टेटमेंट दिया जब लड़की ने तो वहां कौन था। 161 के स्टेटमेंट में लड़की ने वो स्टेटमेंट घर पे दी है, पुलिस स्टेशन में दी है, कहाँ दी है। तो बहुत सारी कानूनी दांव पेच होते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रहें, पढ़ाएं लिखाएं और उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और मैं हमेशा बस आपकी मदद में रहूंगा। और आप अपना ध्यान रखें, बस ये मेरा कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत।